Hello students, welcome to JEE channel of GoPrep. My name is Nilesh Kumar Chauhan and I am your mathematics mentor. So today we are going to discuss a very important topic from the IIT JEE mains point of view and the topic is mathematical reasoning. तो आज के इस सेशन में मैं मैथमेटिकल रीजनिंग का डिस्कशन करूंगा और ये सेशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल और यूजफुल होने वाला है जो लोग भी IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जुलाई में अपना एग्जाम लिखने वाले हैं, या अगर कोई आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है और अभी क्लास 12th में है और नेक्स्ट ईयर वो आईआईटी का एग्जाम लिखेगा तो उसके लिए भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि इस टॉपिक से आईआईटी जेईई मेंस में हर साल एक क्वेश्चन आना 100% होता है और ये क्वेश्चन हम लोग डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग का कंटेंट इतना कम है कि अगर हम लोग इस सेशन को भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो डेफिनेटली जेई में आने वाला क्वेश्चन हम लोग 100% सॉल्व कर सकते हैं और +4 मार्क्स एकदम गारंटीड हो जाएंगे, ये मान के चलो। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप सबको मालूम है कि ईद है, तो सबसे पहले सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये मान के चलो कि आज ईद के इस अवसर पर मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए +4 मार्क्स ईदी में लेकर आया हूं। अगर हम लोग इस सेशन को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं देन +4 मार्क्स इज गारंटीड इन योर आईआईटी जेईई मेंस एग्जाम। तो आज का ये जो सेशन है मैथमेटिकल रीजनिंग का, इस सेशन में मैं मैथमेटिकल रीजनिंग की जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, उसका भी डिस्कशन करूंगा और मैं तुम लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि जेईई 2020 जनवरी अटेम्प्ट में किस तरह के क्वेश्चंस मैथमेटिकल रीजनिंग से आए थे और हम लोग ये भी देख पाएंगे कि हर स्लॉट में एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का पक्का आया था। चलो अब अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ध्यान से सब लोग इस पूरे सेशन को देखना। इस सेशन के एंड में अगर हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़े बहुत भी क्वेश्चंस कर लेते हैं तो 4 नंबर आने पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिकल रीजनिंग का डिस्कशन स्टार्ट होता है स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट क्या होता है? तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसको हम लोग ट्रू या फॉल्स बोल सकते हैं उसको हम लोग मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या मतलब इस बात का? अगर मैंने तुम लोगों को एक सेंटेंस बोला, अच्छा उस सेंटेंस से रिलेटेड अगर हम लोग ये बोल पा रहे हैं उस सेंटेंस के बारे में कि ये सेंटेंस ऑलवेज ट्रू है या ये सेंटेंस ऑलवेज फॉल्स है, तो उस सेंटेंस को हम लोग मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट बोलते हैं या सिर्फ स्टेटमेंट बोलते हैं। तो मैथमेटिकल रीजनिंग के सारे कंसेप्ट्स इसी स्टेटमेंट पर एप्लीकेबल है। ठीक है, मैं एग्जांपल तुम लोग को बताता हूं। जैसे मान लो मैंने एक स्टेटमेंट तुम लोग को दिया 3 + 2 = 5। ये सेंटेंस मैंने बोला 3 + 2 = 5। अब ये सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं? यस, डेफिनेटली स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि 3 + 2 = 5 को मैं ट्रू या फॉल्स की कैटेगरी में रख सकता हूं। दिस सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू। तो हम लोग बोलेंगे ये जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, हमेशा ट्रू है, कभी चेंज नहीं हो सकता और मैं इसके बारे में कमेंट भी कर पा रहा हूं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मैं एक और एग्जांपल तुम लोग को देता हूं तो पिक्चर और क्लियर होगी। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ये सेंटेंस बोल रहा है कि दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे के सारे ऑड हैं। ये सेंटेंस फॉल्स है। कैसे पता फॉल्स है? हम लोगों के पास एक ऐसा प्राइम नंबर भी है जो इवन होता है। वो कौन सा प्राइम नंबर है? यस, एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट। द प्राइम नंबर इज 2। तो 2 प्राइम नंबर जब इवन होता है इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो गया। अच्छा, ये सेंटेंस फॉल्स है तो क्या इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, दिस इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट। मैंने बोला है ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके बारे में हम लोग ये बोल पाए कि ये सेंटेंस हमेशा ट्रू होगा या हमेशा फॉल्स होगा, तो वो सेंटेंस एक स्टेटमेंट होता है। सो दीज टू आर एग्जांपल्स ऑफ स्टेटमेंट। अभी मैं और एग्जांपल्स दिखाता हूं। जैसे थर्ड सेंटेंस एक बार पढ़ो। The sum of x and y is greater than 0. ये सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं है? नो, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। वाई दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट? इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। द सम ऑफ x and y is greater than 0। क्या मैं इस सेंटेंस के बारे में ट्रू या फॉल्स बोल सकता हूं? बिल्कुल नहीं बोल सकता। भाई x और y का सम 0 से बड़ा है या नहीं है, ये तो x और y की वैल्यूज डिसाइड करेंगी। इसका मतलब ये सेंटेंस कभी ट्रू हो सकता है, कभी फॉल्स हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस ना तो हमेशा ट्रू है और ना ही हमेशा फॉल्स है। सो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ स्टेटमेंट। अच्छा, मैं एक और सेंटेंस देता हूं।
द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज इवन, दिस इज ऑल्सो नॉट एन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है भाई? द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज इवन, अगर नंबर इवन होगा तभी तो उसका स्क्वायर इवन होगा, अगर ऑड होगा तो फिर उसका स्क्वायर इवन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सेंटेंस भी ऊपर वाले सेंटेंस की तरह कभी ट्रू हो सकता है, कभी फॉल्स हो सकता है। ये सेंटेंस हमेशा ट्रू या हमेशा फॉल्स नहीं होगा, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट नहीं है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यार अगर कोई तुमसे रिक्वेस्ट करे कि मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो ये सेंटेंस को ना तो हम लोग ट्रू बोल सकते हैं ना फॉल्स बोल सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने मुझसे बोला गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं क्या बोलूंगा? फॉल्स। सो दिस सेंटेंस कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड इन आइदर ट्रू और फॉल्स। सो इसका मतलब ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। मान लो मैंने बोला हाउ ब्यूटीफुल, तो ये जो हाउ ब्यूटीफुल है, ये जो फीलिंग मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, ये ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकती। मान लो किसी को देख के मैंने बोला हाउ ब्यूटीफुल, तो वो जो फीलिंग है हाउ ब्यूटीफुल की जो मैं बोल रहा हूं, ये ट्रू या फॉल्स की कैटेगरी में नहीं आएगी, तो ये सेंटेंस भी मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट नहीं है। अब अगर मैं बोलूं टुमारो इज ट्यूसडे, तो जैसे आप सब लोग को मालूम है मंडे है, तो अगर आज मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं टुमारो इज ट्यूसडे, तो ये तो ट्रू है, कल ट्यूसडे है भाई। लेकिन क्या ये सेंटेंस हमेशा ट्रू है? जैसे कल भी मैं यही बोलूं टुमारो इज ट्यूसडे, परसों भी मैं यही बोलूं टुमारो इज ट्यूसडे, नहीं। तो ये टाइम डिपेंडेंट है। अगर मंडे को ये सेंटेंस बोला गया टुमारो इज ट्यूसडे, तब तो ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन किसी और दिन अगर ये सेंटेंस बोला गया तब तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये कभी ट्रू है कभी फॉल्स है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है। तो अब सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई भी सेंटेंस जो या तो हमेशा ट्रू हो या हमेशा फॉल्स हो, उसी को हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट एग्जांपल में हमने देखा, अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें इस तरह के टर्म्स हैं टुमारो, यस्टरडे, टुडे, तो ये सब स्टेटमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट सेंटेंस हो जाएंगे, कभी ट्रू हो जाएंगे कभी फॉल्स हो जाएंगे। चलो, मेरे ख्याल से लोगों को स्टेटमेंट क्या होता है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डिस्कशन पे चलते हैं। तो इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड दो ट्रुथ वैल्यूज होती हैं। ट्रुथ वैल्यूज क्या होती हैं? या तो ट्रू या फॉल्स, इनको हम लोग ट्रुथ वैल्यूज बोलते हैं। तो अगर मैं किसी भी स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यूज को एक टेबल में शो करता हूं, तो उसको हम लोग ट्रुथ टेबल बोलते हैं। तो अ ट्रुथ टेबल इज दैट व्हिच गिव्स ट्रुथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास एक स्टेटमेंट है पी, मैंने एक स्टेटमेंट बोला, उसका नाम पी रख दिया, बस स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, लाइक 3 + 2 = 5 इज स्टेटमेंट, और मैं इसका नाम क्या रख सकता हूं? पी। तो अब ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेटमेंट। तो ट्रू और फॉल्स इसकी ट्रुथ वैल्यूज है। कभी कभी हम लोगों को दो स्टेटमेंट्स की कंबाइंड स्टडी की जरूरत पड़ती है, भाई एक स्टेटमेंट पी है और एक स्टेटमेंट क्यू है, दोनों की कंबाइंड स्टडी की जरूरत पड़ती है। तो जब मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यूज को एक टेबल पे शो करूंगा, तो उस स्टेटमेंट के लिए वो ट्रुथ टेबल हो जाएगी। जैसे मान लो मेरे पास दो स्टेटमेंट्स है पी और क्यू, तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखा पी और क्यू, तो मैं सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। भाई पी ट्रू है क्यू ट्रू है तो क्या होगा, पी ट्रू है क्यू फॉल्स है तो क्या होगा, पी फॉल्स है क्यू ट्रू है तो क्या होगा, पी फॉल्स है क्यू फॉल्स है तो क्या होगा। अच्छा, कभी कभी हम लोगों को तीन तीन स्टेटमेंट की कंबाइंड डिस्कशन की जरूरत पड़ती है। तो जब मुझे तीन स्टेटमेंट की कंबाइंड डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं तीन स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल बनाऊंगा। अच्छा, कोई मुझे यहां पर बता सकता है, बहुत ध्यान से देखना, जब मेरे पास सिंगल स्टेटमेंट है तो मैंने जो टेबल बनाई उसमें दो रोज हैं, देयर आर 2 रोज, ट्रू और फॉल्स। लेकिन जब मैंने दो स्टेटमेंट्स के लिए यहां पर ट्रुथ टेबल बनाई, तो 1 2 3 और 4, तो टोटल 4 रोज है। कोई मुझे बता सकता है, अगर मैं 3 स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल बनाऊंगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी आनी चाहिए? स्टूडेंट्स फटाफट आंसर दो। अगर मेरे पास 3 स्टेटमेंट है और उन तीनों की कंबाइंड स्टडी के लिए मैं ट्रुथ टेबल का फॉर्मेशन करना चाहता हूं, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? 8। सो देयर विल बी टोटल 8 नंबर ऑफ रोज। मैंने ट्रुथ टेबल तुम लोग के सामने रखी है। मान लो पी क्यू आर, तो देखो ट्रू और फॉल्स के टोटल 8 कॉम्बिनेशन आने वाले हैं, 1 2
3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। चलो अब तक तुम लोग पैटर्न तो समझ गए होंगे। तो नोट दैट इफ वी आर preparing truth table for n statements, then in that truth table there will be 2 की power n number of rows। ये लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है, भाई जितने स्टेटमेंट होंगे उसी को 2 की पावर पे लगा दो तो मुझे टोटल नंबर ऑफ रोज मिल जाएंगी उस ट्रुथ टेबल में। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट था तो 2 की पावर 1 नंबर ऑफ रोज है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है तो 2 की पावर 2 नंबर ऑफ रोज है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है तो 2 की पावर 3 नंबर ऑफ रोज है ट्रुथ टेबल। ठीक है, चलो आज मैं ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग का डिस्कशन तुम लोगों के साथ करने वाला हूं इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके तुम लोगों के सामने करूंगा। बहुत ध्यान से देखो ट्रुथ टेबल तो हम लोगों के पास एक हथियार है जिससे मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं मैथमेटिकल रीजनिंग। लेकिन आज मैं जो डिस्कशन तुम लोगों के साथ करने वाला हूं दैट डिस्कशन विल नॉट बी बेस्ड ऑन ट्रुथ टेबल, बिकॉज एज आई बिलीव जो लोग भी अभी जुलाई में एग्जाम लिखने वाले होंगे उन लोगों का मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छी तरह से प्रिपेयर होगा और ट्रुथ टेबल वाला काम मोस्टली सारे स्टूडेंट्स अपने आप कर सकते हैं। आज मैं मैथमेटिकल रीजनिंग का डिस्कशन अलजेब्रिकली तुम लोगों से करना चाहता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट मोड में, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि मुझे ट्रुथ टेबल चारों स्टेटमेंट की बनानी पड़ जाती है, चारों ऑप्शंस की, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, और तब जाके चौथा ऑप्शन सही निकलता है, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग सॉल्यूशन हो जाता है। तो अगर मैथमेटिकल रीजनिंग जैसे चैप्टर में अगर मैं एक क्वेश्चन में 4-5 मिनट वेस्ट कर रहा हूं तो फिर उन चैप्टर्स का क्या जहां से अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन, कोनिक सेक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो मुझे मैथमेटिकल रीजनिंग में अपना टाइम सेव करना है। तो आज का डिस्कशन बेसिकली मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व भी करने के लिए है और कम टाइम में सॉल्व करने के लिए है। तो बहुत ध्यान से देखना, उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा जो लोग कंप्यूटर्स पढ़ते हैं। तो आज मैं क्या बताने वाला हूं, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर अलजेब्रिकली। ट्रुथ टेबल का मैं यूज नहीं करूंगा, हालांकि ट्रुथ टेबल मैं सबकी बताता रहूंगा। तो डिस्कशन बढ़ाने से पहले मैं कुछ वैल्यूज असाइन करना चाहता हूं, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर किसी स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू है तो मैं उसको ट्रू ना बोलकर 1 बोलूंगा। मैंने 1 वैल्यू असाइन करी है किसी स्टेटमेंट के लिए अगर उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, और अगर उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो मैंने उसको कितना असाइन किया है, 0। तो जैसे अभी हम लोगों ने ट्रू फॉल्स के लिए एक ट्रुथ टेबल देखी थी 2 स्टेटमेंट्स के लिए, मैं ट्रुथ टेबल अब तुम लोगों को 1 और 0 के लिए दिखा रहा हूं, 2 स्टेटमेंट्स के लिए। तो देखो दोनों की वैल्यूज 1-1 हो सकती है, मतलब ट्रू ट्रू, 1-0 ट्रू फॉल्स, 0-0 फॉल्स फॉल्स, और 0-1 फॉल्स ट्रू। तो कहीं पर ट्रू है तो वो 1 है, कहीं पर फॉल्स है तो वो 0 है, एंड वाइस वर्सा, कहीं पे 0 है तो वो फॉल्स है, कहीं पे 1 है तो वो ट्रू है। तो मैं अब ये पूरा डिस्कशन 1 और 0 पर बेस्ड करूंगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है। मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को डेफिनेटली हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम में। चलो अब मैं एक एक करके तुम लोगों को कंसेप्ट बताता हूं जो हम लोगों को इस चैप्टर में आने चाहिए। तो ये कंसेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्लास के बाद जरूर रिवाइज करना, +4 मार्क्स गारंटीड। सबसे पहला है नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। तो नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, किसी भी स्टेटमेंट को डिनाई कर दो वो नेगेशन है। मतलब किसी स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू अगर 1 है तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, 0। अगर किसी स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू 0 है तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, 1। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो डिनायल ऑफ ए स्टेटमेंट P इज कॉल्ड इट्स नेगेशन एंड इज रिटन एज, ये नेगेशन का सिंबल है, एंड रीड एज नॉट P, इसको नॉट P रीड करते हैं। ये ट्रुथ वैल्यू है, this must not be Q, this is negation of P। थोड़ा सा करेक्शन कर लो, this is negation of P, P and negation of P। तो देखो अगर P की ट्रुथ वैल्यू 1 है तो नेगेशन की क्या हो जाएगी, 0, और अगर P की ट्रुथ वैल्यू 0 है तो नेगेशन की ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो नेगेशन तो काफी आसान है, बस हम लोगों को ट्रुथ वैल्यूज चेंज कर देनी है। तो ये अभी हम लोगों ने देखा था नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। द डिनायल ऑफ ए स्टेटमेंट P इज कॉल्ड इट्स नेगेशन एंड इज रिटन एज, ये सिंबल नेगेशन का होता है, ये P है, ये नेगेशन ऑफ P है, ये 1 हो जाएगा, 0 0 है तो ये 1।
चलो अब मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं। राइट नेगेशन ऑफ 5 इज अ रैशनल नंबर। एक सेंटेंस है, इसका नेगेशन लिखना है हम लोग। तो देखो इसका नेगेशन लिखने के लिए बस सिंपली मुझे नॉट लगाने की जरूरत है, चल जाएगा। तो इसका नेगेशन हो जाएगा 5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अच्छा, क्या मैं इसको नेगेशन को किसी और तरीके से भी ले सकता हूं? यस भाई, मैथमेटिकली अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं? 5 इज इरैशनल। दोनों का मतलब एक ही है। अगर रियल नंबर के एस्पेक्ट्स में बात कर रहे हैं तो 5 इज नॉट अ रैशनल नंबर का मतलब क्या हो जाएगा? 5 इज इरैशनल। तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ऊपर वाले स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा? नेगेशन। तो नेगेशन मेरे ख्याल सबको क्लियर हो गया होगा। चलो अब कुछ वर्ड्स हैं जो दो स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, उनको बेसिक कनेक्टिव्स भी कहा जाता है। तो टोटल 4 तरह के स्टेटमेंट्स हम लोगों को पढ़ने होंगे, 4 तरह के कनेक्टिव्स हम लोग को पढ़ने होंगे। एंड, और, कंडीशनल और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ। तो एक एक करके इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो बेसिक कनेक्टिव है, दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग एक वर्ड को यूज करते हैं, वो है एंड। बहुत ध्यान से देखना है इसको। देखो एंड को हम लोग डॉट से भी रिप्रेजेंट करेंगे, और एंड को तुम लोग इंटरसेक्शन वाली फीलिंग भी ले सकते हो सेट चैप्टर से। तो देखो एंड का मतलब मैं भी बताऊंगा क्या है। उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे अलजेब्रा फॉर्मेट में, और सेट थ्योरी में हम लोग इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड को। तो ये तीनों चीजें मेरे साथ एक ही टाइम पे दिमाग में रहनी चाहिए। एंड मैं यूज करूंगा जब मैं मैथमेटिकल रीजनिंग को स्टेटमेंट वाले पार्ट में लिख रहा हूं, और मैं डॉट यूज करूंगा जब मैं अलजेब्रिक फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं, और इंटरसेक्शन जब मैं इसको सेट थ्योरी में सोच रहा हूं। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, ठीक है। और बाकी एंड का स्टेटमेंट फॉर्मेट पर जब लिखते हैं हम लोग तो एक और सिंबल होता है, अभी दिखाता हूं। सो द कंपाउंड स्टेटमेंट P एंड Q। देखो P और Q को कंबाइन करने वाले के लिए जो वर्ड यूज किया है वो है एंड। इज डोनेटेड बाय दिस। तो एंड को हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन मैं तुम लोग को आज बताने जा रहा हूं कि मैं अलजेब्रिकली डिस्कशन करूंगा। तो बेसिकली ये P डॉट Q हो जाएगा, P डॉट Q। अच्छा, इसकी ट्रुथ टेबल अगर हम लोग देखें तो ये ट्रुथ टेबल है। अगर P 1 है, Q 1 है, तो P डॉट Q का रिजल्ट 1 आएगा, 1 0 का रिजल्ट 0 आएगा, 0 1 का रिजल्ट 0 आएगा, और दोनों 0 है तो भी 0 आएगा। तो बेसिकली एंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू ट्रू तब आती है जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं, बाकी हर केस में इसकी वैल्यू क्या आती है? फॉल्स। ये हम लोग को ध्यान रखना, ठीक है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो एंड के लिए ये वाला सिंबल यूज करेगा, या सेंटेंस फॉर्म में लिखना हो तो वो सीधे वर्ड में एंड ऐड कर देगा। हम लोग उसको डॉट में लिख के अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे, और दिमाग में एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये सेट में इंटरसेक्शन की बात करता है, और सेट यहां पर हम लोग किसको लेंगे? सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कनेक्टिव है और। तो और को हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और सेट थ्योरी में इसको यूनियन बोला जाता है, यूनियन ऑफ टू स्टेटमेंट्स। तो द कंपाउंड स्टेटमेंट P और Q, दिस इज नॉट एंड, दिस मस्ट बी और। So the compound statement P or Q is denoted by P or Q। ये सिंबल सेंटेंस में हम लोग यूज करेंगे, तो जब एग्जाम में तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा तो वहां पे ये वाला सिंबल यूज किया होगा, उसको हम लोग प्लस में कन्वर्ट करके अपना अलजेब्रिक कैलकुलेशंस यूज करेंगे। सो P और Q इज P प्लस Q। ट्रुथ टेबल देख लो, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, दोनों में से कोई एक ट्रू है तो भी ट्रू हो जाएगा। तो जैसे एंड स्टेटमेंट में दोनों ट्रू होते हैं तब ट्रू होता है, बाकी हर केस में फॉल्स। ऐसे ही और स्टेटमेंट में दोनों फॉल्स होते हैं तब फॉल्स होता है, बाकी हर केस में ट्रू। मतलब 0 प्लस 0 कितना होगा? 0। 0 प्लस 1 कितना होगा? 1। 1 प्लस 0 कितना होगा? 1। 1 प्लस 1 भी कितना होगा? 1, ठीक है। चलो अब हम लोग एंड और का कुछ बेसिक अलजेब्रा है वो देख लेते हैं एक बार।
तो सबसे पहले मेरे पास मान लो दो स्टेटमेंट्स हैं, तो P एंड P का रिजल्ट वापस से क्या आएगा, P, इसको हम लोग इंटरसेक्शन से सोच सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना। अगर A इंटरसेक्शन A होता है तो उसका आंसर क्या आता है, A यूनियन A भी कितना आता है, A। तो प्लस का मतलब यूनियन हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे और डॉट का मतलब इंटरसेक्शन हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे। तो देखो P डॉट P कितना होगा, P प्लस P भी कितना होगा, P। अच्छा और देखो P डॉट इंटरसेक्शन ऑफ P, यहां पर मैंने जीरो लिखा है, तो ये जीरो का मतलब फॉलेसी होता है। किसी स्टेटमेंट की वैल्यू अगर हमेशा जीरो है तो उसको हम लोग फॉलेसी बोलते हैं। और किसी स्टेटमेंट की वैल्यू वन है तो उसको हम टोटोलॉजी बोलते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जीरो का मतलब तुम लोग एक बात ध्यान रखो, जीरो का मतलब है नल सेट। सेट के टर्म से बात करें तो नल सेट, और वन का मतलब है यूनिवर्सल सेट। तो देखो जीरो को नल सेट की तरह सोचना है, वन को यूनिवर्सल सेट की तरह सोचना है, निगेशन को कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की तरह सोचना है, प्लस यूनियन और डॉट इंटरसेक्शन। इतना अगर हम लोग सेट थ्योरी के टर्म्स में सोच पाएंगे तो एल्जेब्रिकली चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सी, ए इंटरसेक्शन इज ए यूनियन ए इज ए। अच्छा, ए इंटरसेक्शन विद इट्स कॉम्प्लीमेंट तो नल सेट आएगा, तो उसको मैं जीरो लिखूंगा। अच्छा, ए यूनियन विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, ए और उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट का यूनियन तो पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, तो जिसको मैं क्या लिखूंगा, वन। अच्छा, उसके बाद बहुत ध्यान से देखना, A union universal set is universal set, A union null set is A intersection universal set is A intersection null set is null set. तो P plus 1 is 1, P plus 0 is P, P dot 1 is P and P dot 0 is 0। तो ये अलजबरा याद रखने में बहुत आसान होगा अगर हम लोग इसको सेट थ्योरी से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो। अच्छा, अब ये देखो ध्यान से, डॉट एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, एडिशन डॉट पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं P डॉट Q प्लस P डॉट R, और इसको मैं लिख सकता हूं P प्लस Q डॉट P प्लस R। तो जैसे सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूटिव था, यूनियन इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव था, उसी तरह से यहां पर डॉट एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव है और एडिशन डॉट पे डिस्ट्रीब्यूटिव। जिस तरह से सेट थ्योरी में हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ देखा था, उसी तरह से रीजनिंग में भी डी मॉर्गन्स लॉ होगा। तो डी मॉर्गन्स लॉ सेट थ्योरी में क्या था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट होता था, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता था। बिल्कुल सेम चीज यहां पर है। अगर मैं निगेशन ले रहा हूं P प्लस क्या, P प्लस Q का, तो ये बनेगा निगेशन ऑफ P इंटू निगेशन ऑफ Q। और अगर मैं निगेशन ले रहा हूं P डॉट Q का, तो ये बनेगा निगेशन ऑफ P प्लस निगेशन ऑफ Q। तो सेट थ्योरी दिमाग में रखो, ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। अब देखना कितना आसान है। 1 प्लस 1 इज 1, क्यों, क्योंकि यूनियन यूनिवर्सल सेट, यूनियन यूनिवर्सल सेट इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन नल सेट इज नल सेट, नल सेट यूनियन नल सेट इज नल सेट, नल सेट इंटरसेक्शन नल सेट इज नल सेट। तो देखो, मैथमेटिकल रीजनिंग को अलजेब्रिकली मैंने पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सेट थ्योरी। तो ये सारे लॉज मुझे अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि सेट थ्योरी में मुझे पहले से ही बहुत चीजें अच्छी तरह से आती हैं, तो मैं डायरेक्टली उसको एंड और के अलजेब्रा में कन्वर्ट कर सकता हूं। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट के डिस्कशन पे चलते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट इज इफ देन स्टेटमेंट। इफ देन स्टेटमेंट क्या है? तो इफ P देन Q। इसको हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको P इंप्लाइज Q भी रीड करते हैं। तो मैथ्स में देखो, छोटी क्लासेस में हम लोग इंप्लाइज का साइन अगर नहीं लगाते थे तो स्कूल में मार्क्स कट जाते थे, सबको याद होगा अच्छे से। तो P इंप्लाइज Q, ये वही स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले तो मैं P इंप्लाइज Q को अलजेब्रा में कन्वर्ट करके दिखाता हूं, जो हम लोगों के काम का है।
P implies Q का कन्वर्जन एंड और में ये होता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो P implies Q को मैं लिख सकता हूं निगेशन ऑफ P और Q, और अगर अपने अलजेब्रा में बात करें तो निगेशन ऑफ P प्लस Q. इसको हमेशा ध्यान रखना. अब मैं ट्रुथ टेबल तुम लोग को दिखाता हूं P implies Q की. देखो ऐसे याद रखना, P implies Q में अगर दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू होता है, अगर दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू होता है. दोनों ट्रू तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी ट्रू, वरना जो बाद में लिखा है वो उसका आंसर होगा. जैसे P implies Q के बाद में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट Q. तो देखना, दोनों ट्रू तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी ट्रू, वरना जो बाद में लिखा है. सो P implies Q 1 पे क्या आ जाएगा 1, P implies Q 0 पे क्या आ जाएगा 0. सो दिस इज वेरी सिंपल. दोनों ट्रू तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी ट्रू, वरना जो बाद में लिखा है वो P implies Q की ट्रुथ वैल्यू बन जाती है. तो अब हम लोग आखिरी कंपाउंड स्टेटमेंट में चलते हैं, एंड दैट इज बाय कंडीशनल स्टेटमेंट. बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को बोला जाता है इफ एंड ओनली इफ, और इसको लिखते हैं हम लोग P if and only if Q. ये if यहां पर नहीं आएगा. So it is P if and only if Q, and it is denoted by these two symbols. तो ये दोनों तरफ से implies करता है. इसका मतलब होता है P implies Q and Q implies P. तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, P बाय कंडीशनल स्टेटमेंट Q का मतलब होता है P implies Q and Q implies P. अब अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल की बात करूं तो देखो, दोनों ट्रू तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी ट्रू, वरना हर केस में फॉल्स. दोनों ट्रू तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी ट्रू, वरना हर केस में फॉल्स. ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू होती है. कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या था, कंडीशनल स्टेटमेंट में था दोनों ट्रू तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी ट्रू, वरना जो बाद में लिखा है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी. यहां पर क्या है, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो ट्रू, वरना हर केस में बाय कंडीशनल स्टेटमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स. ठीक है. अब देखो ध्यान से, अगर इस स्टेटमेंट को मैं अलजेब्रिकली कन्वर्ट करना चाहूं तो ये बहुत आसान है. हालांकि इसकी जरूरत कभी पड़ती नहीं है, एग्जाम में तो शायद नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी देखो, P implies Q को मैं क्या लिख सकता था, निगेशन ऑफ P प्लस Q, एंड को मैं लिख सकता हूं इनटू, एंड दिस विल बिकम निगेशन ऑफ Q प्लस P. So this is how we can convert biconditional statement into algebraic form, जो आज हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं. तो देखो, बस इतना सा कंसेप्ट है जो मैंने तुम लोगों को अभी तक सिखाया है. अब इसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी, that we have to memorize and we have to remember. बहुत ध्यान से देखना. अब जो मैं बताने जा रहा हूं, इन सब चीजों को हमें याद रखना है. अच्छा, उससे पहले मैं ये टॉटोलॉजी का डिस्कशन कर देता हूं. अभी थोड़ी देर पहले मैंने टॉटोलॉजी बताया था. ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो सिंप्लीफाई करने पर जिसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो 1 पर आके रुक जाए, या ट्रुथ टेबल में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जिसके लिए पूरा का पूरा कॉलम हमेशा क्या आ जाए, ट्रू. तो सारी ट्रुथ वैल्यूज ट्रू हो, या स्टेटमेंट का सिंप्लीफाइड फॉर्मेट क्या आना चाहिए, 1. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉटोलॉजी. फॉलेसी क्या होती है, तो फैलेसी मतलब होता है कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए. अगर किसी स्टेटमेंट का पूरा कॉलम फॉल्स है तो वो फैलेसी होगा. टॉटोलॉजी इज व्हाट, सारे ट्रू या ट्रुथ वैल्यू फाइनली 1. फैलेसी इज व्हाट, सारे फॉल्स या ट्रुथ वैल्यू फाइनली इज 0. चलो, अब जो चीजें हम लोग को याद रखनी है वो मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूं. बहुत बहुत ध्यान से देखना, इस पे बेस क्वेश्चंस जम के पूछे जाते हैं. पहला है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स. तो एंड, और, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, इन चारों का निगेशन क्या होता है. तो देखो, एंड और का निगेशन तो डी मॉर्गन्स लॉ ने दे दिया ऑलरेडी, है कि नहीं भाई. निगेशन ऑफ P एंड Q क्या होगा, निगेशन ऑफ P प्लस निगेशन ऑफ Q. निगेशन ऑफ P प्लस Q क्या होगा, निगेशन ऑफ P इंटू निगेशन ऑफ Q. तो डी मॉर्गन्स लॉ ने इन दोनों का निगेशन तो दे दिया है, ये हमें पहले से याद है, फिर भी मैं एक बार दिखाता हूं. सो निगेशन ऑफ P एंड Q इज निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, या इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलें तो निगेशन ऑफ P प्लस Q इज निगेशन ऑफ P इंटू निगेशन ऑफ Q. अच्छा, नेक्स्ट क्या है,
नेगेशन ऑफ पी और क्यू क्या होगा भाई, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, या अगर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बोलूं सो इट विल बिकम नेगेशन ऑफ पी प्लस नेगेशन ऑफ क्यू। तो देखो इन दोनों का नेगेशन तो हमें पहले से ही आता था, अब बेसिकली मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन याद करना। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन होता है ये, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q का मतलब होता है P एंड नेगेशन ऑफ Q। मतलब अगर कहीं पर मुझे ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे गया तो मैं इसको सीधे लिख सकता हूं P प्लस नेगेशन ऑफ Q। सो नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q इज P प्लस नेगेशन ऑफ Q। सॉरी, P इंटू नेगेशन ऑफ Q। P इंटू नेगेशन ऑफ, ठीक है। अब बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पर आते हैं। तो देखो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का जो नेगेशन होता है बहुत ध्यान से देखना। तो नेगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P, P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P, या तो इतना बड़ा नेगेशन दो या एक छोटा सा नेगेशन भी होता है P डबल इंप्लाइज नॉट Q, P डबल इंप्लाइज नॉट Q। तो ये बाई कंडीशनल का याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी याद नहीं भी है तो भी चल जाएगा। कैसे, बहुत ध्यान से देखना। ऊपर वाले केस में मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन फाइंड करना है। तो बेसिकली नेगेशन फाइंड करना है मुझे। देखो P इंप्लाइज Q को मैं एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना जानता हूं, अभी पहले हमने सीखा था। तो P इंप्लाइज Q को मैं लिख सकता हूं नेगेशन ऑफ P प्लस Q। तो ये बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ हो जाएगा। सो दिस विल बिकम नेगेशन ऑफ P, जो क्या बनेगा P इंटू नेगेशन ऑफ Q। तो P इंटू नेगेशन ऑफ Q। तो अगर मुझे सिर्फ इतना याद है कि बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को मैं एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं नेगेशन ऑफ P प्लस Q से, तो नेगेशन याद रहता है। तो बेसिकली इन तीनों का नेगेशन घुमा फिरा के डी मॉर्गन्स लॉ पर ही डिपेंड कर रहा है। तो इसका याद रखना बहुत जरूरी होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको याद करना पड़ेगा। अब मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं। मेरे पास एक सेंटेंस है, उसका नेगेशन लिखना है। इफ माई कार इज नॉट इन वर्कशॉप देन आई कैन गो कॉलेज। तो मैं यहां पर एक स्टेटमेंट भी है, माई कार इज नॉट इन वर्कशॉप, और एक स्टेटमेंट क्यू है, आई कैन गो कॉलेज। अच्छा, बेसिकली यहां पर जो स्टेटमेंट है वो है P इंप्लाइज Q। ये देखो, इफ माई कार इज नॉट इन वर्कशॉप देन आई कैन गो कॉलेज, सो इट इज इफ P देन Q, इट मींस P इंप्लाइज Q। इसका नेगेशन लिखना है। तो बेसिकली मुझे नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q लिखना है। तो मुझे पता है ये नेगेशन ऑफ P प्लस Q बनेगा, जो फाइनली आ जाएगा P एंड नॉट Q। तो P एंड नॉट Q का मतलब क्या हुआ भाई? P का मतलब क्या है? तो इसका नेगेशन होगा माई कार इज नॉट इन वर्कशॉप एंड, देखो यहां पे कनेक्टिव कौन सा यूज हो रहा है? एंड। अब नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q का मतलब क्या है? आई कैन नॉट गो कॉलेज। सो दिस विल बी द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो देखो, अगर मुझे अलजेब्रिक कन्वर्जन आता है तो कितनी तेजी से मैं किसी भी क्वेश्चन को मैथमेटिकल रीजनिंग के सॉल्व कर सकता हूं। अब फाइनली जो हम लोगों को तीन चीजें याद रखनी है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं भाई, इसको लाइटली मत लेना। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में तीन चीजें हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। एक इसका कन्वर्स, एक इसका इनवर्स और एक कॉन्ट्रापोजिटिव। कन्वर्स तो सब लोग समझ रहे हो, P इंप्लाइज Q का कन्वर्स क्या हो जाएगा? Q इंप्लाइज P। इसके बारे में हमें ज्यादा याद नहीं करना है, तो समझ जाएंगे। कन्वर्स का मतलब उल्टा, P इंप्लाइज Q का कन्वर्स Q इंप्लाइज P। अच्छा, इनवर्स हमें याद रखना पड़ेगा यार। इनवर्स ऑफ P इंप्लाइज Q का मतलब है दोनों का नेगेशन। इफ P देन Q का इनवर्स, इफ नॉट P देन नॉट Q।
अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कन्वर्स का इनवर्स लेना है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज बेसिकली स्टेप 1 कन्वर्स एंड स्टेप 2 इनवर्स। तो किसी ने मुझसे बोला कि कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, तो पहले तो मैं इसको कन्वर्स करूंगा। तो इसका कन्वर्स क्या होगा? इसका कन्वर्स होगा Q इंप्लाइज P। फिर मैं इसी का इनवर्स करूंगा, तो इसका इनवर्स क्या होगा? सो इट विल बी नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो फाइनली देखो ये आ जाए। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का बेसिकली मीनिंग होता है स्टेटमेंट विच कन्वे द सेम मीनिंग। ऐसा स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए जो वही मीनिंग कन्वे करता हो जो कंडीशनल स्टेटमेंट कन्वे कर रहा है। तो ये थ्योरी पार्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग का। सिर्फ इतनी थ्योरी अगर हम लोगों को आती है देन +4 मार्क्स इज गारंटीड इन IIT JEE मेंस एग्जाम। 25 में से एक क्वेश्चन तो हमारा डन है मैथमेटिकल रीजनिंग का, सिर्फ इतनी थ्योरी अगर हम लोग को आती है तो। अब इसी थ्योरी को प्रैक्टिस अगर हम लोग कुछ क्वेश्चंस में कर लें तब तो मजा ही आ जाएगा, क्वेश्चंस को हम लोग बहुत तेजी से सॉल्व भी कर पाएंगे। तो अब थ्योरी डिस्कशन के बाद 2020 में जो मैथमेटिकल रीजनिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस आए थे मैं एक एक करके तुम लोगों को दिखाता हूं। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 7th January 2020 शिफ्ट 1। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना। द लॉजिकल स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू। मेरे सामने एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें से किस ऑप्शन के ये इक्विवेलेंट है। तो देखो, अब अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊंगा तो कितना हेक्टिक होता है। देखना, पहले मैं P लिखूंगा, फिर Q लिखूंगा, फिर नेगेशन ऑफ P लिखूंगा, फिर P इंप्लाइज Q लिखूंगा, फिर Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P लिखूंगा, उसके बाद फिर P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q एंड Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P लिखूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम के बाद ट्रुथ टेबल तैयार होगी। सो दिस इज अ वेरी लार्ज एंड हेक्टिक प्रोसेस, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल यार ये, इसीलिए मुझे अलजेब्रा वाला पार्ट बहुत पसंद है। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं अलजेब्रा का यूज यहां पर करता हूं तो कितना छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। सबको प्लस और इनटू में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले P इंप्लाइज Q का कन्वर्जन हम सब याद करके बैठे हैं, नेगेशन ऑफ P प्लस Q इनटू Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P का मतलब है नेगेशन ऑफ Q प्लस नेगेशन ऑफ P। अब अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है डॉट एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ये आ जाएगा नेगेशन ऑफ P इंटू नेगेशन ऑफ Q प्लस नेगेशन ऑफ P इंटू नेगेशन ऑफ P प्लस Q इंटू नेगेशन ऑफ Q प्लस Q इंटू नेगेशन ऑफ P। अब देखना ध्यान से, सबसे पहले ये वाला पार्ट कितना होने जा रहा है, 0, क्योंकि Q एक सेट है और नेगेशन ऑफ Q उसका कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 0। तो देखो, सेट थ्योरी मैं दिमाग में रखता हूं ताकि मुझे चीजें याद ना करनी पड़े। तो बेसिकली ये कितना होने जा रहा है, 0। अब ये कितना बचेगा, नेगेशन ऑफ P इंटू नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P इंटू नेगेशन ऑफ P। तो ये भी कितना बन जाएगा, नेगेशन ऑफ P, क्योंकि दोनों सेट अगर सेम है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, सेम। सो Q इंटू नेगेशन ऑफ P। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों में नेगेशन ऑफ P मैं कॉमन ले सकता हूं। तो जब मैं नेगेशन ऑफ P कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, नेगेशन ऑफ Q प्लस Q। अच्छा, नेगेशन ऑफ Q प्लस Q कितना हो जाएगा, 1। किसी भी सेट का यूनियन उसके यूनिवर्सल सेट के, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट के साथ यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। तो फाइनली ये क्या बचेगा, नेगेशन ऑफ P प्लस नेगेशन ऑफ P which is equal to negation of P and the fourth option is right. See, तो मुझे ट्रुथ टेबल में 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे अलजेब्रा का यूज किया और मैं नेगेशन ऑफ P तक पहुंच गया। एंड सी करेक्ट आंसर इज आल्सो D। तो देखो, अलजेब्रा से कितनी चीजें हम लोग आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन 7 जनवरी 2020 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये। A, B, C, D, B, 4 non-empty sets, then the contra-positive statement of। अभी हम लोगों ने कॉन्ट्रा पॉजिटिव का डिस्कशन किया था और यहां पे देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा भी गया है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा गया है इफ P, तो ये पूरा स्टेटमेंट P वाला है और ये स्टेटमेंट Q, इफ P देन Q। तो देखो इसमें ये वाला जो स्टेटमेंट है A इज अ सबसेट ऑफ B, मैं इसको P मान ले रहा हूं। B इज अ सबसेट ऑफ D, मैं इसको Q मान ले रहा हूं। A इज अ सबसेट ऑफ C, मैं इसको R मान ले रहा हूं। तो यहां पर स्टेटमेंट क्या दिया गया है, इफ P एंड Q देन R। इसको मैं लिख सकता हूं P एंड Q इंप्लाइज R। एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूं मैं। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा गया है, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए पहले कन्वर्स फिर इनवर्स। तो अब मैं अगर इसका कन्वर्स लिखूंगा तो इसका कन्वर्स क्या आएगा, R इंप्लाइज P एंड Q। अब अगर मैं इसी का इनवर्स लिखूंगा तो इसका इनवर्स क्या आएगा, निगेशन ऑफ R इंप्लाइज निगेशन ऑफ P एंड Q। अच्छा, अब डी मॉर्गन्स लॉ से मैं इसका निगेशन क्या ले सकता हूं, निगेशन ऑफ P प्लस निगेशन ऑफ Q। अब देख लो ये कौन से स्टेटमेंट में या कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। निगेशन ऑफ R का मतलब है A नॉट अ सबसेट ऑफ C, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में ये है। तो इफ A इज नॉट सबसेट ऑफ C देन निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ऐसा थर्ड ऑप्शन में लिखा। बहुत ध्यान से देखो, इफ निगेशन ऑफ R का मतलब A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, देन निगेशन ऑफ P, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, प्लस का मतलब और B इज नॉट अ सबसेट ऑफ D। See how things are very very easy now if we know that much amount of theory, जो अभी मैंने डिस्कशन किया, और फिर उसका सेट से रिलेशन और एल्जेब्रा में कन्वर्जन। तो चीजें कितनी ज्यादा आसान है मैथमेटिकल रीजनिंग में सॉल्व करने के लिए। नाउ लेट मी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज 3 हियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 8 जनवरी 2020 शिफ्ट 1, मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉटोलॉजी। अब टॉटोलॉजी अगर मुझे पकड़नी है, इसका मतलब अगर मैं ट्रुथ टेबल से सॉल्व करूंगा तो एक एक करके हर एक ऑप्शन की ट्रुथ टेबल मुझे बनानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा किस ट्रुथ टेबल में फाइनल स्टेटमेंट की सारी ट्रुथ वैल्यूज ट्रू हैं। लेकिन अगर मैं एल्जेब्रा के फॉर्मेट से जाता हूं तो एक एक करके ऑप्शन तो देखो इसमें भी चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, P प्लस P एंड Q, तो प्लस एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, so this will become P plus P and P plus Q। तो देखो P plus P तो P ही होगा और ये कितना हो जाएगा P plus Q। तो ज्यादा मजा नहीं आया, बिल्कुल भी कन्वर्जन नहीं हो रहा, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट ट्रू। सेकंड की अगर बात की जाए तो देखो यहां लिखा है Q इंप्लाइज ये वाला स्टेटमेंट, तो सबसे पहले मैं इसका कन्वर्जन करूंगा तो ये बनेगा निगेशन ऑफ Q प्लस ये पूरा स्टेटमेंट। अच्छा, ये पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है, P एंड P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q को मैं क्या ले सकता हूं, निगेशन ऑफ P प्लस Q। तो ये बनेगा निगेशन ऑफ P प्लस एंड एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, निगेशन ऑफ Q प्लस P एंड निगेशन ऑफ P प्लस PQ। अच्छा, P एंड निगेशन ऑफ P सेट थ्योरी से कनेक्ट करो, उसके सेट का और उसी के कॉम्प्लीमेंट सेट का इंटरसेक्शन, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। फाइनली क्या बचा, निगेशन ऑफ Q प्लस PQ। सो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स क्योंकि ये सॉल्व होकर कुछ भी नहीं आया। अच्छा, थर्ड ऑप्शन पे अगर चलते हैं तो ये पूरे स्टेटमेंट इंप्लाइज Q लिखा हुआ है, तो इसका कन्वर्जन जब मैं एल्जेब्रा में करूंगा तो निगेशन ऑफ P एंड P इंप्लाइज Q प्लस Q।
So negation of this complete statement plus q is the algebraic conversion of conditional statement. अच्छा, अब ये negation and पे लगा हुआ है तो डी मॉर्गन्स लॉ इसको और में कन्वर्ट करेगा. So this will become negation of p plus negation of p plus q. अच्छा, अब ये कितना आ जाएगा, negation of p प्लस, अब ये negation फिर डी मॉर्गन्स लॉ में कन्वर्ट होगा तो ये कितना आ जाएगा, p and negation of q plus q. अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, मैं q के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं p प्लस नेगेशन ऑफ p. ऐसा क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं q को लिख सकता हूं q इंटू 1 और 1 को लिख सकता हूं मैं p प्लस नेगेशन ऑफ p. तो ये फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, नेगेशन ऑफ p प्लस p इंटू नेगेशन ऑफ q प्लस pq प्लस q इंटू नेगेशन ऑफ p. यहां तक सबको कहानी क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखो, मैं इसमें और इसमें निगेशन ऑफ p कॉमन लेने जा रहा हूं. तो जब मैं निगेशन ऑफ p कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस q. अच्छा, इन दोनों में मैं p कॉमन ले रहा हूं तो यहां क्या बचेगा, q प्लस निगेशन ऑफ q. चलो अब तो कहानी देखो कितनी आसान हो गई. 1 प्लस q कितना हो जाएगा, 1. So this 1 plus q will become 1. q plus negation of q will also become 1. तो फाइनली क्या बचेगा, negation of p plus p which is equal to 1. इसका मतलब थर्ड ऑप्शन एक टॉटोलॉजी है. तो देखो, अलजेब्रा का यूज करके मैं चीजों को कितनी आसानी से सॉल्व कर पा रहा हूं. मुझे अननेसेसरी बहुत बड़ी बड़ी ट्रुथ टेबल्स बनाने नहीं पड़ रही हैं. अब फोर्थ ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि थर्ड मुझे ट्रू मिल चुका है. यस, एंड द राइट आंसर इज आल्सो सी. तो देखो, अलजेब्रा का यूज करके मैं मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को कितनी आसानी से सॉल्व कर पा रहा हूं. लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. एक काम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ टॉटोलॉजी. तो देखो, एक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों के लिए सॉल्व किया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉटोलॉजी, और इसमें भी सेम क्वेश्चन है जो 8 जनवरी शिफ्ट 2 को पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ टॉटोलॉजी. तो लेट मी गिव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन होमवर्क टू यू. सारे लोग इस क्वेश्चन को पूरी ईमानदारी से अटेम्प्ट करना और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना, ताकि मुझे पता चले कितने लोगों ने इसको सीरियसली सुना और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करी. तो इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में दे रहा हूं और एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को सॉल्व करने जा रहा हूं. इसका करेक्ट आंसर भी नीचे 4 दिया हुआ है, तो तुम लोग इसको ईमानदारी से सॉल्व करना और मुझे बताना कि तुम लोगों ने इसको सॉल्व किया या नहीं किया. अब देखो, 9 जनवरी 2020 शिफ्ट 1 में कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था. यू विल नॉट बिलीव. P एक स्टेटमेंट है, 5 इज एन इंटीजर. Q एक स्टेटमेंट है, 5 इज इररेशनल. और हम लोगों से नेगेशन पूछा गया है P और Q का. P और Q, तो इसका नेगेशन डी मॉर्गन्स लॉ, नेगेशन ऑफ P इंटू नेगेशन ऑफ Q. तो P का नेगेशन क्या होगा, 5 इज नॉट एन इंटीजर. तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन बचा. उसके बाद आएगा एंड, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया. Q का नेगेशन क्या होगा, 5 इज नॉट इररेशनल. कितना आसान क्वेश्चन आया था एंड द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. अगर मुझे अलजेब्रिक कन्वर्जन मालूम है तो मैं क्वेश्चंस को बहुत स्पीडली सॉल्व कर सकता हूं मैथमेटिकल रीजनिंग में. तो जिस लेवल का वो चैप्टर है, मैं उसी लेवल का भी टाइम स्पेंड करना चाहता हूं एग्जाम में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे अपना टाइम बाकी चैप्टर्स के लिए बचा के रखना है जहां से अच्छे क्वेश्चंस मिलने के चांसेस हैं. सो द लास्ट क्वेश्चन इज 9 जनवरी 2020 शिफ्ट 2 में पूछा गया था. इसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट है, P इंप्लाइज P एंड नॉट Q. पहले तो मैं इसका अलजेब्रिक कन्वर्जन करता हूं. तो नेगेशन ऑफ P प्लस P इंटू नेगेशन ऑफ Q. ठीक है. अब इसकी ट्रुथ वैल्यू हमको 0 गिवन है. पूछा है ये कब पॉसिबल है, तो मैं एक एक करके चेक करता हूं. फर्स्ट केस में मैं P को 0 और Q को 0 पुट करूंगा. तो 0 का नेगेशन कितना हो जाएगा, 1.
ये कितना है 0, और 0 का नेगेशन कितना हो जाएगा 1। P भी 0 है, Q भी 0 है, तो जब मैंने Q को 0 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा 1। अच्छा, 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि वैल्यू मुझे 0 चाहिए। सेकंड में आते हैं। सेकंड में क्वेश्चन कह रहा है P को 1 रखो, Q को 0, ठीक है। तो जब मैं P को 1 रखूंगा तो नेगेशन ऑफ 1 कितना हो जाएगा 0, 1 इंटू 0 का नेगेशन कितना हो जाएगा 1, सो दिस इज अगेन 1, मतलब सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड को P को भी 1, Q को भी 1। अच्छा, 1 का नेगेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे सारी वैल्यूज यहां रखनी है, तो 1 का नेगेशन हो जाएगा 0, 1 इंटू 1 का नेगेशन कितना हो जाएगा 0, एंड फाइनली दिस इज 0। सो हियर थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। करेक्ट आंसर इज 3। तो देखो, आज के इस सेशन में मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग की पूरी थ्योरी तुम लोगों को बहुत अच्छे से कराई। ट्रुथ टेबल का यूज कहीं नहीं किया, क्योंकि मुझे पर्सनली ट्रुथ टेबल का यूज बड़ा हेक्टिक लगता है। इसको अलजेब्रा और सेट थ्योरी से कनेक्ट करके इस चैप्टर को मैंने तुम लोगों को पूरा अच्छी तरह सिखा दिया। अगर तुम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हो और उस होमवर्क क्वेश्चन को करते हो तो डेफिनेटली 4 नंबर तुम लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएंगे। सो दिस वाज इट। तो अगर तुम लोगों को आज का सेशन बहुत यूजफुल लगा हो और पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, और इस सेशन को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो ताकि सारे स्टूडेंट्स को ये जानकारी मिल पाए और सभी लोग +4 मार्क्स अच्छे से सिक्योर कर पाए। हालांकि तुम लोग ऐसा करना नहीं चाहोगे, क्योंकि सभी के +4 मार्क्स आ जाएंगे तो सभी एक लेवल पे आ जाएंगे और कंपटीशन का जमाना है, लेकिन फिर भी शेयर कर देना ताकि सबको हेल्प मिल जाए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द जेईई टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि आज जो मैंने कराया है इसके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग गोप्रेप का जेईई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आज का डिस्कशन का जो पीडीएफ है वो तुम लोगों को वहां पर मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन ईद सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।